हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में और इस महामैराथन वाले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये आप सभी को तो पता ही हो गया होगा। आपका एक एग्जाम इसके पहले पीओसी वाला आई होप कि बहुत ही अच्छा गया होगा। अब जैसे मैं आपको पीओसी में सारी चीजें कवर कराया था, वैसे आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। और अभी ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। ये जो महामैराथन आप वीडियो देख रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का, अभी ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे यूनिट 1 और 2 कवर किए जाएंगे, जिसमें से आपके सॉल्व्ड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको वो सॉल्व रहेंगे, मतलब सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। और ये लॉन्ग और शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है आपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं और पीवाईक्यू को देखते हुए भी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो रखे गए हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप सभी को तो ये पता ही हो गया होगा। अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप पहले से ही किए हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। बाकी चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट में हमारा यूनिट नंबर 1 और 2 कवर किया जा रहा है इस वीडियो में, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइंड ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन या तो मेटाबॉलिज्म। ये जो डिफाइंड ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, बात एक ही है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो आप लोग डाइवर्ट ना होइएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में देखो, ये कभी कभी 2 मार्क्स में केवल पूछता है, ये दोनों कभी 2 मार्क्स में पूछते हैं। अब मैं ये आपको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अगर आप लोग लॉन्ग वाली वीडियो कवर कर ले रहे हैं तो 2 मार्क्स का ऑलरेडी उसी में कवर हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ भी कवर करवाता हूँ और 2 मार्क्स का निचोड़ एक अलग वीडियो भी बनाता हूँ, तो आप लोग दोनों पे सपोर्ट करिए, दोनों को देखिए, ताकि माइंड एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले क्वेश्चन को, ठीक है। ये अगर पूछा गया इतना तो 2 मार्क्स में एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड। अब देखो इसमें क्या है, और भी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में बढ़ाया गया, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हमको ड्रग मेटाबॉलिज्म का डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद कौन से फैक्टर ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड इसमें इन्वॉल्व होता है, सबका प्रिंसिपल और फैक्टर वगैरह सारी चीजें इसमें जब आप करेंगे, अटेंड करेंगे खूब अच्छी तरीके से कम 7-8 फेज में एक क्वेश्चन जब आप कवर करेंगे, तब जाके कहीं आप 8 देखा जाए तो 8 नंबर या 7 नंबर आप गेन कर सकते हैं। जो बहुत अच्छे तरीके से इसको 10 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, जब अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, बस ये बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यही है, इतना सबका क्लियर हुआ। अब इनके हम लोग क्या देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं चैलेंज लिया हूँ कि आप सबको जो भी क्वेश्चन दूंगा सोल्यूशन के साथ दूंगा, क्योंकि बहुत यूट्यूब चैनल वाले हैं केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके और वो चले जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से क्या ही मतलब है जब उसके आप लोग सोल्यूशन नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसलिए जो भी क्वेश्चन लाता हूँ मैं पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि आप सभी को उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो ये रहा अब इनके सोल्यूशन, ये आपके हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म होते क्या है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन इसमें जो छोटे छोटे करके पूछे गए हैं ना, अब इन्हीं को हम लोग अच्छी तरीके से देखा जाए तो कवर करेंगे। और कवर करने से पहले ये आपका है ना सिलेबस, और इसमें से हम लोग अभी आज यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो भी निचोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं यही हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखा जाए ये जो क्वेश्चन है, ड्रग मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म का इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम इस समय मान लो हमको ही फीवर हुआ, ठीक है, हमको फीवर हुआ तो हम इस समय पीसीएम खा लिए। अब पीसीएम खाए, ऐसा तो है नहीं कि पीसीएम हमारे बॉडी में लगभग एक दिन पूरे 24 घंटे पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। दवा जाएगी हमारे बॉडी के अंदर, ये हमारे बॉडी में पूरा एक्शन लेगी, उसके बाद दवा को बाहर भी निकलना है। अब यही जो ड्रग्स गई हमारे बॉडी के अंदर एक्शन लेके जो बाहर हो रही है ना, इसी पूरे प्रोसेस पूरे कंडीशन को हम लोग ड्रग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्योंकि ड्रग एक जगह से गई, बॉडी उस पर एक्शन लिया, हमारी बॉडी ने एक्शन लिया, और सॉरी ड्रग जो है एक्शन लिया बॉडी के लिए, उसके बाद जो है ये जो भी बॉडी में थेरापेटिक इफेक्ट शो करना था ड्रग उसको शो किया, उसके बाद अब बॉडी क्या करती है, उस ड्रग को बाहर करती है, ठीक है। अब इस ड्रग को जब बाहर कर देती है तो ये बाहर हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये होते हैं मेटाबोलाइट्स। और ये पूरी प्रोसेस हमारी मेटाबॉलिज्म की चली है। किसकी मेटाबॉलिज्म हुई यहाँ पे, ड्रग की मेटाबॉलिज्म चली है, ठीक है। आई होप अब आपको तो समझ में आया होगा कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होता है। और ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब अगर एक लाइन में जानिए तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि ड्रग हमारे बॉडी के अंदर एक्शन लेकर के अब वह मॉडिफाई हो जाए, और मॉडिफाई ऐसी हो कि आराम से हमारे बॉडी से वह एलिमिनेट हो सके, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग ड्रग मेटाबॉलिज्म।
अब ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये तो क्लियर हुआ। अब ये ड्रग क्या होती है इसको जानो कि ड्रग एक ऐसा हमारा सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है। ये कॉमन चीजें तो आपको पता ही होंगी, इसलिए मैं ये स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, बट लास्ट में हमको ऐसा लगा कि आई होप अगर आप सबको नहीं आता है तो ये आ भी जाएगा। ठीक है, अब ड्रग मेटाबॉलिज्म का ओवरव्यू सभी का क्लियर हुआ होगा। अब आइए जानते हैं ये थियरी इसमें लिखा क्या गया है। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी केमिकली चेंज ड्रग इनटू मेटाबोलाइट। ड्रग मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो ड्रग को केमिकली तरीके से चेंज करके कन्वर्ट कर देती है मेटाबोलाइट्स में। अब ये मेटाबोलाइट क्या होता है? मेटाबोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो ड्रग जब वो चेंज कर देती है, जब ये एक्सक्रिएट होते हैं हमारे बॉडी से, तो जो ये एक्सक्रिएट होते हैं वही हमारे मेटाबोलाइट होते हैं। ठीक है, टू मेक इट इजियर टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और ड्रग चेंज होने की कोई जरूरत तो रहती नहीं, लेकिन चेंज भी होना बहुत जरूरी है। जब तक वो चेंज नहीं होगा तो तब तक वो मेटाबोलाइट में नहीं कन्वर्ट होगा, और जब तक मेटाबोलाइट में नहीं कन्वर्ट होगा तो वो आराम से हमारे बॉडी से बाहर नहीं आएगा। इसीलिए ड्रग चेंज होता है एक्शन लेकर के, मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वही मेटाबोलाइट क्या है आराम से आसान तरीके से हमारे बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द बायोकेमिकल प्रोसेस, ऊपर में बता दिए कि एक हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें बहुत से केमिकल रिएक्शन या केमिकल ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बाय विच द बॉडी मॉडिफाइज ड्रग टू फैसिलिटेट दियर एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग को मॉडिफाइज करती है, और जब ड्रग मॉडिफाई हो जाता है वो तो हमारे बॉडी से धीरे धीरे एलिमिनेशन के लिए फैसिलिटेट होने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहां तक आपका डाउट आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपका डाउट क्लियर करूं तो मान लो आप लोग पीसीएम लिए, पीसीएम सभी लोग वैसे तो खाए होंगे, तो पीसीएम जो हमारे होता है पैरासिटामॉल, ये हमारे लीवर में जो इसका होता है थेरेपेटिक इफेक्ट वगैरह जो भी होते हैं इनका मेटाबॉलिज्म, ये हमारे लीवर में होता है। पीसीएम का मेटाबॉलिज्म जो हो ये लीवर में होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ कि पीसीएम हम लोग इंटेक किया, हमारे स्टोमक में गया, स्टोमक के बाद ये लीवर में जब गया तो वहीं पे ये चेंज होता है। ठीक है, बॉडी में थेरेपेटिक एक्टिविटी को शो करके तो ये वहीं पे मेटाबोलाइट बन के हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। अगर 2 मार्क्स में आया तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, बाकी 7 और 10 मार्क्स में आता है तो आगे मैं पढ़ा ही रहा हूं, क्या लिखना है ये अभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब फेज ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, कितने फेज में ये जो ड्रग मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मैं ऑलरेडी आपको क्या बताया कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है, जाहिर सी बात है कि इसमें रिएक्शन वगैरह और कुछ केमिकल इन्वॉल्व हुए, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बायोकेमिकल रिएक्शन। अब वही कौन सी ये रिएक्शन है, कौन से यहाँ पे केमिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये भी हम लोग इसी में जान लेंगे। ठीक है, अब फेज फर्स्ट और फेज सेकंड 2 टाइप के रिएक्शन यहाँ पे होना पॉसिबल होता है। तो फेज फर्स्ट में जो हमारी रिएक्शन होती है वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डीएमिनेशन, ये 3-4 रिएक्शन यहाँ पे होना पॉसिबल है। ठीक है, जब तक ये नहीं होंगे कि तब तक आराम से जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाता है। अब इनका मेन पर्पज या मुख्य उद्देश्य क्या है, जो रिएक्शन हो रहा है इनका मेन पर्पज क्या है? इंट्रोड्यूस फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सी और अमीनो टू इंक्रीज पोलरिटी। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप हैं ये क्या करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इंसर्ट होंगे धीरे धीरे, ताकि जो भी ड्रग्स हैं उनकी पोलरिटी मतलब आसान तरीके से बढ़ सके। जब ड्रग पोलर हो जाएगा तो आराम से वह एक्सक्रिएट हो जाएगा। ये तो आपको कुछ कॉमन सेंस पता ही होगा। और इसमें एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ पैरासीटामॉल टू अमीनोफिनॉल, जैसे पैरासीटामॉल जो है ये अमीनोफिनॉल में ये ऑक्सीडेशन जब ये होते हैं पैरासीटामॉल के तो ये कन्वर्ट होते हैं अमीनोफिनॉल में। रिडक्शन ऑफ मॉर्फिन टू मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड, जब मॉर्फिन का रिडक्शन होता है तो वह कन्वर्ट हो जाता है मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड में, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे बॉडी से फैसिलिटेट हो सके, एलिमिनेट हो सके। इसलिए ये जो रिएक्शन है तभी ये चलती है, ताकि आराम से ड्रग कन्वर्ट होकर धीरे से हमारे बॉडी से बाहर जा सके। लेकिन क्या, कब ये एक्शन लेने के बाद। ठीक है, यहां तक आपका डाउट क्लियर हुआ। अब हम लोग फेज सेकंड की बात कर लेते हैं। फेज सेकंड हमारा जो रिएक्शन होता है ये कंजुगेशन है विथ इंडोजेनियस मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकुरोनिक एसिड, सल्फेट और ग्लाइसिन। यहाँ पे कंजुगेट मतलब कंजुगेशन हो रहा है, एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, जैसे कि ग्लूकुरोनिक एसिड है, सल्फेट और ग्लाइसिन, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में इनका पर्पज क्या है। जैसे इसके पहले वाला मुख्य उद्देश्य क्या था, अब इनका भी कुछ तो पर्पज रहा होगा। इनका जो पर्पज है,
फर्दर इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी फॉर इजियर एक्सक्रिएशन थ्रू यूरिन और बाइल। यूरिन और बाइल से आराम से ड्रग को एक्सक्रिएट होने के लिए ये जो होते हैं फेज सेकंड के रिएक्शन वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये आते हैं। जब वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो जो हमारी ड्रग्स है वो यूरिन और बाइल के हेल्प से मतलब आसान तरीके से वह एक्सक्रिएट हो पाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोरोनिडेशन ऑफ मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड। ठीक है, जब ग्लूकोरोनिडेशन होता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड का तो मिलता है क्या, सल्फेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सॉरी फ्रेंड्स, ये मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड का ग्लूकोरोनिडेशन भी हो सकता है और सैलिसिलिक एसिड का सल्फेशन हो सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। लेस स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस कंपेयर टू फेज फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर फेज फर्स्ट से आप लोग सेकंड का कंपेयर करेंगे तो इसमें स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस कम दिखेगा। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है, एक ही लाइन में लिख दीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया है क्या यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग, तो हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग भी देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो मेनली 2 टाइप के फैक्टर होंगे, पहला केमिकल है और दूसरा बायोलॉजिकल है। तो केमिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और बायोलॉजिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, 2 फैक्टर हम लोग इसमें जानेंगे। तो ए और बी, केमिकल फैक्टर में हमारा फिर 2 सब टाइप आता है, एंजाइम इंडक्शन और बी वाला एंजाइम इनहिबिशन। और बायोलॉजिकल फैक्टर में ए बी सी, मतलब ए में एज है, बी में डाइट है, सी में सेक्स डिफरेंस है। ठीक है, अब एंजाइम इंडक्शन क्या होता है एक एक को हम लोग थोड़ा सा डीप में अब जानेंगे, क्योंकि अब इसमें क्या है, हमको डिफिनेशन ही लिखना है। ठीक है, एंजाइम इंडक्शन द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एंजाइम बाय सेवरल ड्रग। क्या है, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एंजाइम की वजह से उनका जो ये मेटाबोलाइज होने की प्रोसेस या फिनोमिना है वह थोड़ी सी बढ़ जाती है। एंड केमिकल्स, और कुछ केमिकल कुछ एंजाइम की वजह से कुछ ड्रग्स जो हमारी हैं उनका जो ये मेटाबोलाइजिंग की प्रक्रिया या प्रोसेस होती है वह थोड़ी सी बढ़ जाती है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन। मतलब एंजाइम या केमिकल के हेल्प से जो ड्रग का मेटाबोलाइज हो रहा है वह जब बढ़ जाता है तो उनको एंजाइम इंडक्शन बोला जाता है। बस यही जानिए। और जो जिस एजेंट्स की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं उनको हम लोग एंजाइम इंड्यूसर बोलते हैं। बस यही जानना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको एंजाइम इनहिबिशन पढ़ना है। अभी वहीं पे आपका डाउट्स क्लियर होगा। तो एंजाइम इनहिबिशन पढ़ने से पहले अभी इसमें हमारा छोटे छोटे पॉइंट्स और बचे हैं। इट इज कॉजेज ड्यू टू, अब देखो ये किस वजह से होता है, इंक्रीज इन बोथ लीवर साइज एंड लीवर ब्लड फ्लो। अब देखो क्या है, जब लीवर की साइज या तो लीवर में ब्लड का फ्लो जब दोनों बढ़ जाता है तब ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। या तो इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम, या तो जब साइटोक्रोम P450 एंजाइम का ये स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तब भी ऐसा हमको देखने को मिलता है। अब एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि वहां पे सब हेडिंग हमारी पड़ी थी एंजाइम इनहिबिशन की। ए डिक्रीज, वहां पे हमारा इंक्रीज हो रहा था ना, अब ए डिक्रीज इन ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम। अब जब क्या है कि ड्रग के मेटाबोलाइज प्रोसेस को जब घटाना है तो वहां पे कोई एंजाइम अपना रोल प्ले कर रहे हैं उसको घटाने के लिए, तो उस कंडीशन में जो एंजाइम उसमें इन्वॉल्व हुई है उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं एंजाइम इनहिबिशन। मतलब एंजाइम की वजह से कोई भी चीज यहाँ पे इनहिबिट हो रही है, और वह कौन सी चीज इनहिबिट हो रही है, हमारी मेटाबोलाइज की प्रोसेस इनहिबिट हो रही है, क्योंकि हम लोग मेटाबोलाइज का फैक्टर ही पढ़ रहे हैं। कौन सा फैक्टर अफेक्ट किया, अब यहाँ पे एंजाइम फैक्टर अफेक्ट किया है, ये जानो। ठीक है, अब ये हमारे हुए। अब एज वगैरह, डाइट वगैरह, सेक्स वगैरह ये कैसे अफेक्ट करते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। एज का मतलब होता है उम्र। अब उम्र कैसे अफेक्ट कर रही है, द ड्रग मेटाबॉलिक रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप। अलग अलग जो एज ग्रुप्स वाले लोग होते हैं उनमें जो मेटाबॉलिक रेट होता है ये भी अलग अलग ही होता है। ठीक है, नियोनेट्स अप टू 2 months एंड नियोफैंट्स 2 months to 1 year मेटाबोलाइट स्लोली ड्यू टू लेस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम। अब देखो क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लगभग नियोनेट्स जो 2 महीने तक ही होते हैं, और नियोफैंट्स मतलब 2 मंथ से लेके 1 साल तक, इन बच्चों में क्या होता है कि माइक्रोसोमल एंजाइम का जो डेवलप होता है बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए इनका जो मेटाबोलाइट है वह भी धीरे धीरे ही होता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मेटाबोलिज्म भी इनमें स्लो होगा, क्योंकि माइक्रोसोमल एंजाइम का ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम हुआ है। ठीक है, अब आइए चिल्ड्रन में जानेंगे। चिल्ड्रन का मतलब अब तक नियोनेट्स देखे, नियोफैंट देखे, अब चिल्ड्रन। नियोनेट का मतलब लगभग 2 मंथ का बच्चा रहेगा, और 2 मंथ से 1 साल तक नियोफैंट्स रहेगा। अब ये जब चिल्ड्रन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो 1 साल से लेके 12 साल तक वो चिल्ड्रन में आएंगे। ठीक है, अब देखिए चिल्ड्रन में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो है रैपिड, ये क्या है, इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से होता है।
एल्डरली पर्सन में क्या है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। ठीक है, जो पुराने लोग हो जाते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब 1 साल से 12 साल के बच्चों में मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। अब डाइट कैसे इफेक्ट करता है, हम लोग डाइट की भी बात कर लेते हैं। द एंजाइम कंटेंट एंड एक्टिविटी इज अल्टर्ड बाय ए डाइटरी कंपोनेंट। डाइटरी कंपोनेंट के हेल्प से जो एंजाइम का कंटेंट होता है और एक्टिविटी हो जाता है, कभी कभी वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल क्या बात करें, लो प्रोटीन डाइट, अगर आप थोड़ा मतलब कम प्रोटीन ले रहे हैं अपने डाइट्स में तो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा। अगर वहीं हाई प्रोटीन ले रहे हैं डाइट में तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डाउट आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्स डिफरेंस का। अब यहाँ पे सेक्स डिफरेंस कैसे इसको अफेक्ट कर रहा है इसकी बात करें। इट आल्सो अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये भी हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। एग्जांपल की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन्स है, तो बेंजोडाइजेपिन में यहाँ पे देखो मेटाबोलाइज स्लो इन वोमेन देन मैन। अगर मैन से कंपेयर करेंगे वोमेन का तो उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। मेटाबोलाइज रैपिड इन मैन देन वोमेन, जस्ट इसी का उल्टा। अब देखो यहाँ पे आदमी में तेज होता है औरत के कंपेयर से। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। दीज आर आल्सो सम फैक्टर्स विच अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में और भी कोई डिजीज अगर हुई है उसकी कंडीशन में। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म, और एक्सप्लेन करना था हमको फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म जो कि फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में इन्वॉल्व है। ये आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे नेक्स्ट वाला। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, आप सभी को आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये ओवरऑल देखा जाए तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आए, बस आप लोग इतना जानो। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फिजियोकेमिकल पैरामीटर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्लूड्स। अब फिजियोकेमिकल पैरामीटर को आपको डिटेल में लिखना है, पूरे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कभी कभी 7 मार्क्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आपको कुछ पॉइंट स्पेशली मेंशन किया गया है, उसी पॉइंट को आप लोग डिटेल में लिखिए। बायो आइसोस्टेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पार्टीशन कोएफिशिएंट, आयोनाइजेशन या प्रोटीन बाइंडिंग। और कभी कभी क्या करेगा, डायरेक्टली फिजियोकेमिकल पैरामीटर पूछेगा, तो जो भी आपको जितने पैरामीटर 5, 6, 7, 8 याद रहेंगे पूरा लिख दीजिएगा। 10 नंबर में पूछेगा, अगर 7 नंबर में पूछेगा तो केवल 2-3 आपसे पूछेगा, एक स्पेसिफिक ही पूछेगा। ठीक है, अगर 10 मार्क्स में पूछता है तो टोटल पूछ लेगा। तो बायो आइसोस्टेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पार्टीशन कोएफिशिएंट, आयोनाइजेशन या प्रोटीन बाइंडिंग। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो लगभग अगर इसको कवर कर लेते हैं आप तो 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स किसी में भी ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें बायो आइसोस्टेरिज्म का। ये बायो आइसोस्टेरिज्म का यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मैं नोट्स देता हूं। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, वहां पे लेटेस्ट अपडेट वगैरह जाते रहते हैं ना आपके फार्मेसी से रिलेटेड। अब बायो आइसोस्टेरिज्म की बात करें, ये क्या होता है। बायो आइसोस्टेरिज्म इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप इन ए ड्रग मॉलिक्यूल्स विथ अनदर एटम और ग्रुप हैविंग सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब ये क्या करते हैं कि जो भी हमारे ड्रग और मॉलिक्यूल्स हमको दिखाई देते हैं ना, उसमें से ये क्या करते हैं, किसी भी एटम और ग्रुप को रिमूव करके सेम उसी की तरह बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी रखने वाले एटम्स को ले जाके वहां पे रख देते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म। द पर्पज इज टू इम्प्रूव बायोलॉजिकल एक्टिविटी और रिड्यूस टॉक्सिसिटी। और ये करने का हमारा मेन मकसद ये है कि जो भी ड्रग्स हैं उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंप्रूव हो सके और टॉक्सिसिटी जो है वो घट सके। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। इट इज वाइडली यूज इन ड्रग डिजाइन एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये ज्यादातर यूज होता है ड्रग डिजाइन में और हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। तो आपका बायो आइसोस्टेरिज्म क्लियर हुआ। दूसरी डिफिनेशन है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं, वहां पे केवल स्पेसिफिक पूछा है ना तो हम लोग दोनों पढ़ लेंगे, कुछ भी आएगा एग्जाम में अच्छे तरीके से अटेंड करके आइए, बस मेरा मेन एम यही रहता है। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कायरल कार्बन एटम।
ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि जब कायरल कार्बन एटम प्रेजेंस रहेंगे तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। एक कायरल कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, और कायरल कार्बन हम किसको बोलते हैं? जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, ठीक है। अलग अलग जब ग्रुप कार्बन के साथ ऐड होते हैं तो उनको कायरल कार्बन बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर होते हैं एक दूसरे के। ये क्लियर अपना कर लीजिए आप लोग। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है इसकी डेफिनेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर। अब देखो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होते हैं, या तो डबल बॉन्ड मतलब रिस्ट्रिक्शन रोटेशन होता है डबल बॉन्ड में, और देखा जाए तो ये जो है इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये रिंग स्ट्रक्चर भी देखने को आपको मिलता है। इट इज कॉमनली सीन इन एल्कीन्स, और ये ज्यादातर हमको एल्कीन्स में दिखाई देते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर ऑफ सिस एंड ट्रांस टाइप। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 टाइप का होता है, सिस और ट्रांस टाइप का, ठीक है। अब आपका 2 क्लियर हुआ, ये भी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब बायो आइसोस्टेरिज्म क्लियर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लियर। अब पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है? बहुत आसान है। पार्टीशन कोएफिशिएंट ये क्या होता है? पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि किसी भी 2 चीज को क्या करना है? अलग करना है। अलग करने का मतलब ये है कि तेल और पानी, ठीक है। ये जानो बिल्कुल नॉर्मल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब उन्हीं को हम लोग कैसे अलग करेंगे तो बस यही पढ़ेंगे अपने पार्टीशन कोएफिशिएंट में, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। Partition coefficient is the ratio of drug concentration in oil and water phases at equilibrium and indicate its lipid solubility। ये इसमें ये देखा जाता है किसी इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे जो हमारी ड्रग्स है उसमें कितने ऑयल के पार्टिकल्स या कंटेंट है और कितने ज्यादा वाटर के कंटेंट है, इसी को यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर हम लोग लिपिड की सॉल्युबिलिटी ही चेक करते हैं, और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जैसे इसको चेक करने के लिए कुछ जो हमारे पहले के साइंटिस्ट वगैरह थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाए हैं। तो P इक्वल टू मतलब पार्टीशन कोएफिशिएंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल फेज, मतलब ड्रग का जो कंसंट्रेशन ऑयल में सबसे पहले उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज, उसके बाद एक्वस फेज में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है उसको लिखेंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद आइए जब हम इसके थियोरी पे आते हैं, इसमें करना क्या होता है, कैसे कैसे इसमें रिस्पांस और रिजल्ट आता है ये जाने, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा होगा इट मीजर्स लाइपोफिलिसिटी या फिर ड्रग। ये बेसिकली होता है कि किसी भी ड्रग की जब लिपोफिलिसिटी को मेजर करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। इफ P मतलब पार्टीशन कोएफिशिएंट जो आप पहले पढ़े हैं, वैल्यू इज हाई देन ड्रग इज मोर लिपिड सॉल्युबल। अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है तो जो लिपिड होते हैं ये ज्यादा सॉल्युबल होंगे, ठीक है। उसके बाद इफ पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू इज लो, अगर P की वैल्यू क्या है कम है, देन ड्रग इज मोर वाटर सॉल्युबल, तब ड्रग्स जो है ये ज्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे। इट अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। और ये बेसिकली पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है ये अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और बायो अवेलेबिलिटी को भी ये अफेक्ट कर देते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं, मतलब अफेक्टिंग फैक्टर भी तो जान लेना इसी में जरूरी है। जैसे पीएच ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का पीएच कितना है और उस ड्रग का नेचर क्या है, नेचर ऑफ ड्रग्स और नेचर ऑफ ड्रगों का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, टेम्परेचर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये सारी चीजें इसको अफेक्ट कर सकते हैं हमारे पार्टीशन कोएफिशिएंट को, ठीक है। अब आई होप कि आपका डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हमारा 3 कवर हो गया, बायो आइसोस्टेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब लास्ट 1 बच्चा हमारा आयोनाइजेशन और प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। आयोनाइजेशन क्या होता है, अब उसके बाद हम लोग प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले आयोनाइजेशन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि आयन के फॉर्म में, आयन का फॉर्म मतलब क्या है, प्लस और माइनस के फॉर्म में, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन एटम या मॉलिक्यूल्स एक्वायर ए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, जब कोई एटम या मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जब वो अपने ऊपर से चार्ज एक्सेप्ट करते हैं या किसी को देते हैं, तो यही होते हैं हमारे आयोनाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद द रिजल्टिंग चार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड एन आयन,
उसके बाद जो उस पार्टिकल्स या एटम पे आएंगे चार्ज जो आ रहे हैं उन्हीं को हम लोग आयन बोलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो उसी चार्ज को ही आयन बोलेंगे। अगर ए का हमको आयोनाइजेशन करना हो तो ए प्लस या ए माइनस में जब इसको कर देते हैं तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में हो गया। मतलब ए जो है इधर का जिसपे कोई चार्ज नहीं है अभी ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, इधर गया जब इस पे कोई चार्ज आ गया तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो NaCl इक्वल टू N प्लस और Cl माइनस। मतलब क्या है, इस पे चार्ज आया और इस पे भी चार्ज आया, इधर क्या है अनआयोनाइज्ड था और इधर जाके आयोनाइज्ड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इस पे हमको कोई चार्ज दिख रहा है इसलिए ये आयोनाइज्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ CH3COH क्या है कन्वर्ट हुआ CH3COO में और इधर H प्लस में, तो इधर क्या चार्ज आया तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में हो गए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर वो आयोनाइज्ड हैं तो उनमें कोई ना कोई चार्ज जरूर प्रेजेंट रहेगा, इसी से हम लोग पहचान लेंगे कि ये आयोनाइज्ड है। ठीक है, इन मेडिसिनल केमिस्ट्री आयोनाइजेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग डिजॉल्व एंड एक्ट इन द बॉडी। आयोनाइजेशन हम लोग अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो भी ड्रग्स है उनको हमको पता चल सके कि ये कैसे डिजॉल्व कर रही है और हमारे बॉडी के लिए ये क्या कर रही है। इसी को समझने के लिए हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। आयोनाइजेशन जो होता है ये हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन को भी कभी कभी इफेक्ट करता है। द आयोनाइजेशन ऑफ ए ड्रग डिपेंड ऑन पीएच ऑफ द मीडियम। और ये जो आयोनाइजेशन है ड्रग का ये डिपेंड करता है कि पीएच ऑफ मीडियम, मीडियम का पीएच क्या है। ठीक है, कभी कभी उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब हमारा क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग बचा है। ठीक है, अब प्रोटीन बाइंडिंग में हम लोग देख लेते हैं। इसी में आयोनाइजेशन और प्रोटीन बाइंडिंग दोनों था ना, आपको दिख रहा होगा। अभी प्रोटीन बाइंडिंग हमारा बचा है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं ये प्रोटीन बाइंडिंग होता क्या है। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग रेफर्स टू द अटैचमेंट ऑफ ए ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड। हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होता है तो उसी प्लाज्मा प्रोटीन पे जो हमारी नॉर्मली प्रोटीन होती है जाके वो जब अटैच्ड हो जाती है। ठीक है, ये अभी समझो। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारे प्रोटीन पे जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है जब उस पर ड्रग जाके ये बाइंड करके उसके बाद प्रोटीन ड्रग जब आपस में बाइंड कर लेते हैं तब हमारे बॉडी में कुछ इफेक्ट शो करते हैं ना, उन्हीं को बोलेंगे प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग। अब द मेन प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व आर एल्बुमिन, अल्फा-1 एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन। और जो मेन हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो है एल्बुमिन, अल्फा-1 एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन। ठीक है, यहां तक आपका डाउट क्लियर हुआ। एसिडिक ड्रग मेनली बाइंड विथ एल्बुमिन। और जो ये एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो ज्यादातर बाइंड होती है हमारी एल्बुमिन के साथ। ठीक है, और बेसिक ड्रग ज्यादातर बाइंड होती है अल्फा-1 एसिड, ग्लाइको प्रोटीन के साथ। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। अब ड्रग प्रोटीन इन बाइंडिंग इज यूजुअली रिवर्सिबल। और जो ड्रग प्रोटीन ये आपस में जो बाइंड करते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। जैसे प्रोटीन और ड्रग बाइंड करके ये अपना एक्शन शो कर लिया तो कुछ समय बाद क्या होता है, ये ड्रग और प्रोटीन आपस में अलग अलग हो जाएंगे, इसीलिए इनको रिवर्सिबल बोला जाता है। ठीक है, हाई प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजेज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर अच्छे तरीके से हाई प्रोटीन बाइंडिंग हुई है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लंबे समय तक ही चलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपका डाउट आई होप कि क्लियर हुआ होगा, आप सभी का डाउट्स क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट्स किसी को रहता है तो आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन ओपन किया गया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन करके आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर किसी को तब भी डाउट नहीं क्लियर होता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है और मेरा पर्सनली कांटेक्ट नंबर आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या ही कहता है। ठीक है, डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स मतलब एड्रेनर्जिक ड्रग्स एंड राइट इट्स सार। क्या करना है आपको, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट को डिफाइन और क्लासिफाई कर देना है और उनके सार लिख देना है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर, एक्टिविटी और रिलेशनशिप। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से अच्छी चीजें पढ़िए आप लोग। अब चलिए हम लोग इसका देखते हैं डिफिनेशन, आंसर नंबर 3 का। ठीक है, ये रहे आपके सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट के डिफिनेशन। ठीक है, और सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट ये तो ऑलरेडी आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ करके स्टार्टिंग से ही पढ़ाई किए होंगे ना तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी कि सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होता है। अक्सर ये फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारी जो हार्ट रेट होती है और ब्लड प्रेशर होता है और ब्रोंकाई का जो डायलेशन होता है ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। कभी आप डर के देखिए, जब आप लोग डरते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है जल्दी जल्दी चलने लगता है, हार्ट रेट मतलब ये हार्ट का जो धकधकाहट होती है या बढ़ जाती है। तो फाइट और फ्लाइट के कंडीशन में ये सारी चीजें हो ही जाती हैं और इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। ठीक है, ये कौन से एजेंट है जो इसका मिमिक्रिंग करके ये चीजें हमारे बॉडी में करवा सकते हैं अगर ये नहीं हो रही है तो।
सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट आर ड्रग दैट स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऐसे एजेंट या ड्रग्स होते हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट का मतलब ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ हमारी हार्मोन्स इन्वॉल्व होती हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ये क्या करते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, ये उन्हीं दोनों हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं, थोड़ा सा उनकी मात्रा या क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, एक्सक्रिएशन रेट को वो एक्सक्रीशन रेट को ही वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ। दे मिमिक द एक्शन ऑफ नेचुरल हार्मोन। और हमारे बॉडी में जो ये नेचुरल हार्मोन है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, उनके एक्शन को थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, दीज ड्रग प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर टू द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और ये जो दोनों ड्रग्स हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये हमारे बॉडी में फ्लाइट और फाइट की तरह ही रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, अब दे कैन इंक्रीज हार्ट रेट, और इससे क्या होता है हमारा हार्ट का रेट जो है ये बढ़ जाएगा। रेज ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। एंड डायलेट ब्रोंकाई, और जो हमारे आंखों में पुतलियां हैं, ठीक है, ब्रोंकाई जो है ये क्या है, थोड़ा तेजी से डायलेट होने लगेगी। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वाले में जानेंगे हम लोग। दे आर कॉमनली यूज इन कंडीशन लाइक अस्थमा, शॉक एंड कार्डियक अरेस्ट। अब इसको ये जो ड्रग्स हमारी दो हैं नेचुरल हार्मोन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये कब हम यूज करते हैं, या तो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट कब यूज करते हैं, ये कुछ स्पेशल कंडीशन में यूज की जाती है, जैसे कि अस्थमा, शॉक और कार्डियक अरेस्ट के पोजीशन या कंडीशन में ही इसका यूज हम लोग करते हैं। अब उसके बाद सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट की बात करें तो मेन जो इंपॉर्टेंट यही रखता है कि इसमें सार भी पूछा गया था आपसे, तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट यहाँ पे है, इट इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये जो है बेसिकली रिलेशनशिप बताता है किसी भी ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, दोनों के बीच की कड़ी रिलेशनशिप क्या है, यही हम अपने सार में क्लियर करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में यही बातें हम क्लियर करते हैं। दिस अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट आर पोटेंसी ऑफ ए सब्सटेंस बाय चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। और ये भी अलाउ करता है कि कोई भी अगर ड्रग्स हैं उनकी केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, चेंजिंग करके, उनकी जो इफेक्ट वगैरह है, पोटेंसी वगैरह है, इनको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसीलिए हम लोग सार पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक, अब उसके बाद जो हमारा सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स, अब इनके सार हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट या ड्रग्स के। अब यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा कैटाकोलामिन्स, ये दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको कैचोल रिंग दिख रही है, बीटा कार्बन दिख रहा है, अल्फा कार्बन दिख रहा है, अमीन ग्रुप दिख रहा है। अब इन्हीं 3-4 पोजीशन पे जब हम लोग ना कुछ चेंजिंग करेंगे, कोई भी ग्रुप इधर से उधर करेंगे, मतलब इसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। और जब वही चेंजिंग होगा तो उन्हीं पे हम लोग स्टडी करते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं सार, SAR। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं हम लोग कैचुअल रिंग मतलब एरोमेटिक रिंग पे क्या ही करना है, बीटा कार्बन पे क्या करेंगे, अल्फा कार्बन पे क्या करेंगे, और अमीन ग्रुप के साथ कौन सी चेंजिंग करेंगे, तब जाके थोड़ा सा इफेक्टिवनेस होगा। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चरली सब्स्टिट्यूशन मतलब मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मॉडिफिकेशन या सब्स्टिट्यूशन जो पॉसिबल है वह कैचोल रिंग पे है, बीटा कार्बन पे है, अल्फा कार्बन पे है और अमीनो ग्रुप पे है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने देखा ही है। तो सबसे पहले हम लोग कैचोल रिंग को ही पकड़ते हैं। जब सब्स्टिट्यूट ऑन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसमें से कोई भी ग्रुप वगैरह, तब उसमें कौन सी चेंजिंग हमको दिखाई मिलती है, ये देखिए। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट अल्टरनेट मतलब 3-4 पोजीशन गिव्स मैक्सिमम अल्फा बीटा एक्टिविटी। अब ये जो OH ग्रुप है, जब ये अल्टरनेट पोजीशन में मतलब 3-4 पोजीशन पे अगर ये प्रेजेंस है, तो उसके कंडीशन में क्या है, जो हमारी ड्रग्स होगी उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम एक्टिविटी होगी। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी एरोमेटिक रिंग है, अल्टरनेट पोजीशन पे OH ऐड है, तो इसका जो ये देखा जाए पोटेंसी है वह मैक्सिमम रहेगी। यहाँ पे मोर पोटेंट है ना, एड्रेनलिन मतलब इपिनेफ्रिन का जो ये मोर पोटेंट इसलिए है क्योंकि OH अल्टरनेट पोजीशन पे है, 3 और 4 पोजीशन पे, इसलिए इनकी जो पोटेंसी है ये बढ़ गई है। अगर देखा जाए तो वही अल्फा बीटा एक्टिविटी एब्सेंस ऑफ दीज ग्रुप डिक्रीज अल्फा बीटा एक्टिविटी। अगर यही अल्फा बीटा OH दोनों है पोजीशन पे, अगर वही एब्सेंस रहे तो तुरंत क्या है, पोटेंसी वहीं पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये घटती हुई है। ठीक है,
और ये हमारा क्या है, बढ़ता हुआ है। इतना आपका क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे बट। अब इसमें देखो ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी है ना, इसकी स्ट्रक्चर में हमको तोड़ फोड़ करना है। बट अनसब्स्टिट्यूएट मतलब विदाउट OH ग्रुप। अब जब उसमें OH ग्रुप नहीं लगेगा, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, ए को मोर पोटेंट बनाया 2 OH ग्रुप लगा के, ए OH ग्रुप निकाला तो ये लेस पोटेंट हो गए। अब जब कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी OH ग्रुप नहीं रहेगा, तो की कंडीशन में क्या है, बट अनसब्स्टिट्यूएट विदाउट OH ग्रुप। अब बिना OH ग्रुप के हम लोग उसको कर रहे हैं, और उस एरोमेटिक रिंग को इजिली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर इसमें OH ग्रुप नहीं रहेगा तो आराम से ब्लड ब्रेन बैरियर को ये दवा पास कर जाएगी और हमारे CNS में एक्टिविटी भी शो करने के लिए लायक ये बन जाएंगे। अगर OH नहीं रहेगा तब के लिए है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें आगे हमारा क्या है, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा इसमें एग्जाम्पल आता है एम्फिटामिन, ठीक है। इसमें क्या एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल एम्फिटामिन। इसका बगल में स्ट्रक्चर भी बनाया गया है OH को हटा करके, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि OH ग्रुप इसमें ऐड था। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन ऑन बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे जब सब्स्टिट्यूट हो रहा है तब की कंडीशन में जानेंगे। OH ग्रुप अटैचमेंट ऑन बीटा कार्बन डिक्रीज CNS एक्टिविटी ड्यू टू लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब ये जो OH ग्रुप है, जब ये बीटा कार्बन पे ये अटैच होंगे तो वहाँ पे CNS की एक्टिविटी देखने को आपको मतलब घटेगी, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबिलिटी, जैसे ड्रग जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। बट इंक्रीज द अल्फा-1 बीटा एक्टिविटी, लेकिन अल्फा-1 बीटा एक्टिविटी इनकी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो ये एफिड्रिन है। अब देखो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, अब अल्फा कार्बन पे क्या ही करना है। ड्रग्स हैविंग सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो भी ड्रग्स हैं ये जब सब्स्टिट्यूट करते हैं मतलब हो रहे हैं अल्फा कार्बन पर, तो ये मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। मतलब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ये क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक MAO नाम की एक एंजाइम होती है, माओ जिसको बोलते हैं ना, उसकी एक्टिविटी को ये कम कर देंगे। अब माओ का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। जब ये हो जाता है तो वो लंबे समय के लिए जो एक्शन है उस दवा का हमारे बॉडी में रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एम्फिटामिन भी इसका भी एग्जाम्पल है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो ग्रुप। अब अमीनो ग्रुप पे सब्स्टिट्यूट जब किया जाएगा तब की कंडीशन में आई हम लोग जानते हैं। द अमीनो ग्रुप इज इसेंशियल बट टर्सरी आर पुअर डायरेक्ट एगोनिस्ट। अमीनो ग्रुप तो जरूरी होते हैं, लेकिन जब टर्सरी अमीनो ग्रुप लगता है तो वह डायरेक्ट एगोनिस्ट बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। फर्स्ट प्राइमरी और एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप्स हायर अल्फा सेलेक्टिविटी, मतलब इसकी जो एक्टिविटी होती है वह ज़्यादा होती है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी पे। मोर द साइज ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे क्या है, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट का जो साइज होती है वह भी इंक्रीज हो सकती है। हायर विल बी बीटा सेलेक्टिव एक्शन, और बीटा सेलेक्टिव एक्शन वह थोड़ा सा बढ़ सकता है, और लोअर अल्फा सेलेक्टिव, और अल्फा सेलेक्टिव पे एक्शन घट सकता है। एग्जाम्पल की बात करें आइसोप्रेनलिन और सल्ब्यूटामॉल, ठीक है। यहाँ पे आपका तीसरा भी आंसर खत्म हुआ। अब तीसरे आंसर को हम लोग यही कवर किए हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट को हम लोग क्लासीफाई किए, डिफाइन किए, एक्सप्लेन किए अच्छे तरीके से एड्रेनर्जिक ड्रग को, और उसके सार भी हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज एक आप लोग प्यारा सा अपने प्यारे हाथों से कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन टीचर बस आपसे यही उम्मीद करता है कि उसके वीडियो पे आप लोग प्यार सपोर्ट जो भी है वो दीजिए, लाइक करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके, ठीक है। बस एक जो ये यूट्यूब टीचर है आपसे वही मांगते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बारी आती है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है गिव द सिंथेसिस ऑफ सल्ब्यूटामॉल एंड फेनिलेफ्रिन। अब दोनों के हमको क्या करना है, सिंथेसिस बता देना है, ठीक है। सबसे पहले फेनिलेफ्रिन का, उसके बाद सल्ब्यूटामॉल, ठीक है। तो पढ़ना दोनों है। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। सबसे पहले हम सल्ब्यूटामॉल का आपका क्लियर करते हैं, ठीक है। सल्ब्यूटामॉल का सिंथेसिस क्या होता है, यहाँ पे आपका सल्ब्यूटामॉल भी अब आ चुके हैं। सल्ब्यूटामॉल की सिंथेसिस यहाँ पे हमको पढ़ लेना है, ठीक है। सल्ब्यूटामॉल की सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइन की डिफिनीशन देख लेते हैं, क्योंकि 2 लाइन जब आप लोग डिफिनीशन देख लेंगे ना तो थोड़ा सा जब इंट्रो लिख के ही इसका करेंगे सिंथेसिस तो एग्जामिनर के निगाहों में थोड़ा सा आपकी कॉपी जो है ये अट्रैक्टिव लगेगी। तो सल्ब्यूटामॉल व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर, सल्ब्यूटामॉल जो होता है आप लोगों ने देखा भी होगा, ये व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है, इसको वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाता है और लाइट से इसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सल्ब्यूटामॉल के कुछ थोड़ा सा डिफिनेशन था, ऐसा ही जानो। अब इनका हम लोग सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। इसकी सिंथेसिस हम लोग कैसे करते हैं, तो इसकी सिंथेसिस करने का मतलब ये है, सबसे पहले हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल लेंगे और रिएक्ट करवाएंगे क्लोरो एसिटिल अल्कोहल के साथ,
ठीक है। जब ऐसा होगा वहां से हम लोग HCl को रिमूव करेंगे, तब जाके हमारा एक इंटरमीडिएट बन के आएगा, ठीक है। और जब इंटरमीडिएट बनेगा तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन के प्रेजेंस में हमारा फिर एक इंटरमीडिएट बन के आएगा। जब उसका हम लोग रिडक्शन कराएंगे तब कहीं जाके हमको सल्ब्यूटामॉल मिलेगा। अब ये आपको जो दिख रहा है, आप तो सोचेंगे कि सर ऐसे पढ़ के निकल गए ना, अब इसमें कुछ समझाने की बातें ही नहीं है यार। अब इसको आप लोग क्या करिए, अपने रफ कॉपी पे 3-4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, वीडियो को रोक रोक करके प्रैक्टिस करिए, तब कहीं जाके आपके माइंड में ये सेट होगा। क्योंकि जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो इसको यार एक पूरा हम लोग सिंथेसिस, जितने भी सिंथेसिस मेडिसिनल में थी, अपनी कहानी बताता हूँ कि जितने भी सिंथेसिस थी, एक कॉपी में या तो एक रफ था हमारे पास, उसी में पूरा लिख लिख के कम से कम क्या एक सिंथेसिस को 8 से 10 बार मैं नहीं लिखा था। क्यों लिख रहा था? क्योंकि हमको कमांड अच्छे से हो जाए कि हम एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, कोई भी पूछेगा तो यहाँ पे, क्योंकि एक बार आप अगर गलत कर दिए ना तो वहां पे पूरी सेंसेस गलत हो सकती है। तो इसीलिए अच्छा कमांड करिए आप लोग, कई बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो को कई बार देखिए, तब जाके आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं, 2 हाइड्रोक्सिल बेंजीन अल्कोहल और क्लोरो एसिटिल अल्कोहल दोनों रिएक्ट करवाइए, उसमें क्या है HCl को रिमूव करना है, तब जाके आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन के प्रेजेंस में फिर एक इंटरमीडिएट बनाइए, फिर उसके बाद रिडक्शन करवाइए, जब रिडक्शन हुआ तब जाके कहीं सल्ब्यूटामॉल आपका मिला, ठीक है। अब जिसका यूज हम लोग, मैं आपको यूज बता देता हूं, जिसका यूज हम लोग करते हैं, यूज टू रिलैक्स यूटेरिन स्मूथ मसल एंड टू डिले प्रीमैच्योर लेबर, ठीक है। देखा जाए तो ये ओवरऑल प्रेगनेंसी में भी यूज है इसका, और ब्रांकोस्पाज्म में भी ओरली इसको यूज किया जाता है, ये इनके यूज थे। अब आपका सल्ब्यूटामॉल क्लियर हुआ, अब उसके बाद फेनिलेफ्रिन भी हमको इसी क्वेश्चन में ही कवर करना है। अब ये फेनिलेफ्रिन का भी हम लोग सिंथेसिस देख लेते हैं। अब मैं बार बार कर रहा हूँ, सिंथेसिस को आप लोग जब कई बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका क्लियर होगा। ये रहा फेनिलेफ्रिन का। सबसे पहले ऊपर फेनिलेफ्रिन का आप लोग फिगर बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, तब आपके माइंड में चलेगा कि कौन सा ग्रुप कहाँ लगाएंगे, कहाँ हटाएंगे, तब कहीं इसका स्ट्रक्चर बनेगा। कुछ इस तरह आप लोग सोचेगा, तब कहीं जाके इसका स्ट्रक्चर आप लोग पाएंगे, और कहने का मतलब ये है कि बना पाएंगे। सिंथेसिस की बात करें तो इसमें फिनॉल है ना, फिनॉल जब रिएक्ट करेगा 2 क्लोरो एसिटिल क्लोराइड के साथ, तब जाके हमारा बनेगा 2 क्लोरो 1,3 हाइड्रोक्सिल फेनिलिथोनेन, ठीक है। अब NH2CH3 के प्रेजेंस में आपका बना 1,3 हाइड्रोक्सी फेनिल 2 मेथिल अमीनो इथेनोन बना। अब इसमें क्या करना है, H के मतलब इसका क्या करवाया गया, रिडक्शन करवाया गया। अब उसके बाद फेनिलेफ्रिन बन गया, बस, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि इसका भी सिंथेसिस मैं स्क्रीन पर कर दिया हूँ फुली। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के एग्जाम सेंटर पे जाइए, अच्छे से उसको देख देख के रिवीजन करिए, कई बार कॉपी में नोट्स बुक में इसको लिखिए, तब कहीं आपके दिमाग में ये सेट होगा, ओके। अब फेनिलेफ्रिन भी आपका क्लियर हो गया आई होप, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है बीटा ब्लॉकर्स पे, राइट डिफिनेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको डिफिनेशन बताना है बीटा ब्लॉकर का, और उनके सार भी लिखने हैं। तो बहुत कुछ भी नहीं करना है, बीटा ब्लॉकर होते क्या है उनको बता देना है और उनके सार लिख देना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। इसको भी हम लोग इसी में कवर कर लेते हैं, अपना आंसर नंबर 5 को भी। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स क्या होते हैं? दीज ड्रग्स स्लो डाउन हार्ट रेट एंड लोअर ब्लड प्रेशर बाय ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके हमारे हार्ट के रेट को स्लो कर देते हैं और ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बीटा रिसेप्टर, ठीक है, सॉरी बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर उसी को बोलते हैं, मतलब बीटा ब्लॉकर हम लोग उसी को बोलते हैं। दीज ड्रग मोस्टली यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। अब जाहिर सी बात है कि जब ये ड्रग्स हमारे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कम कर रहे हैं तो उनको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है ये पैथोफिजियोलॉजी में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। ऐसी कैटेगरी की दवा होती है जो हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करती है, ठीक। अब बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कुछ हमारी यहाँ पे ड्रग्स भी लिखी गई है, मैं इसको बता देता हूँ। अगर क्लासिफिकेशन पूछता है तो ये ड्रग्स आप लोग लिख करके आइएगा, जैसे प्रोप्रानोलोल है, मेटिब्रेनडोल है, उसके बाद एटेनोलोल है, बीटाजोलोल है, बिसोप्रोलोल है, इस्मोलोल है, मेटाप्रोलोल है, लेबिटोलोल है, और यहाँ पे कैनबिडिलोल है, ठीक है। थोड़ा नाम टिपिकल है ना, लोल लोल सब लगा है, तो लोल का मतलब आप सभी को कुछ पता भी होगा ना, तो लास्ट में लोल है तो ये ड्रग है, वो वाला लोल मत समझिएगा, ठीक। अब बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यहाँ पे आपका तो वो था डिफिनेशन, ये तो क्लियर हुआ, और इसी में मैं क्लासिफिकेशन भी क्लियर कर दिया। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें आता है ना, आपका सार आता है, सार ऑफ बीटा ब्लॉकर, ठीक है। अब इसके हम लोग सार भी पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी हम लोग जान लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसका फुल फॉर्म होता है,
और इसमें जो हम लोग स्ट्रक्चरली सब्स्टिट्यूट मतलब मॉडिफिकेशन करेंगे 3 पोजीशन पे, एरोमेटिक रिंग उसमें रहेगी, कार्बन चेन रहेगा, अमीनो ग्रुप रहेगा, ठीक है। 3 पोजीशन में हम लोग थोड़ा सा उसमें छेड़खानी या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यही जानो। अब ये कैसे करेंगे आगे मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, केवल आपको पेशेंस बना के वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और जो भी डाउट होता है उसके लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है। एरोमेटिक रिंग पे पहले फेनिल रिंग जो है उस पे पहले क्या ही करना है, इसको हम लोग कवर करते हैं। मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स सब्स्टिट्यूट फेनिल रिंग इन प्लेस ऑफ नैप्थेल रिंग। ज्यादातर डेरिवेटिव में यही होता है कि फेनिल रिंग को रिमूव करके नैप्थेल रिंग ऐड किया जाता है, ठीक है। पहले में देखो एल्केनिल एंड एल्काइनोलॉक्सी ग्रुप व्हेन प्रेजेंट इन आर्थो पोजीशन, ठीक है, ऑन फेनिल रिंग। फेनिल रिंग पे जब आर्थो पोजीशन पे एल्केनिल और एल्काइनोलॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी उस ड्रग की अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं, एल्प्रेनोलोल है, ऑक्सीप्रेनोलोल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है, तो अपने अच्छी निगाहों से देख लीजिए ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे इसमें क्या चेंजिंग हुई है। उसके बाद सेकंड में जो हमारा आता है, सेकंड वाला, एडिशन ऑफ OH ग्रुप इन फेनिल रिंग लेड टू रिमूवल ऑफ एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। अब जब OH ग्रुप हम लोग फेनिल रिंग में ऐड कर देंगे तो उस कंडीशन में एंटागोनिस्ट एक्टिविटी हट सकती है। और थर्ड पॉइंट या है, इफ फेनिल रिंग इज रिप्लेस बाय नैप्थिल आर सब्स्टिट्यूटेड नैप्थिल। जब फेनिल रिंग रिप्लेस किया जाता है नैप्थिल रिंग और या तो नैप्थिल को सब्स्टिट्यूट किया गया, देन दे आर नॉन सेलेक्टिव, तो उस कंडीशन में ये नॉन सेलेक्टिव कहलाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोप्रेनोलोल जो कि नॉन सेलेक्टिव होते हैं, एटेनोलोल, बिसोप्रोलोल, ये सब हमारे होते हैं इसमें। अब कार्बन चेन की बात आती है, ठीक है। 3 पोजीशन में आपको बताया था, 1 पोजीशन क्लियर हुआ। अब कार्बन चेन पे कैसे हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे उसको जानेंगे। द OCH2 ग्रुप इज प्लेस्ड बिटवीन द एरोमेटिक रिंग एंड इथेनॉल अमीनो साइड चेन। जब OCH2 ग्रुप हम लोग प्लेस्ड कराएंगे एरोमेटिक रिंग और इथेनॉल अमीनो एसिड साइड चेन के बीच में, इंक्रीज एक्टिविटी आर इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। उस कंडीशन में क्या होगा, या तो एक्टिविटी बढ़ेगी या तो वो एक्टिविटी के लिए इसेंशियल हो जाएंगे, ठीक है। या तो तुरंत वो जैसे चेंजिंग होगा वो बढ़ा देंगे, या तो उसको करने के लिए ये इसेंशियल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इफ देयर आर H मतलब हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ OCH2, अगर OCH2 के जगह पे हम लोग हाइड्रोजन रख देते हैं, देन कंपाउंड नोन एज एरिल इथेनोलामीन्स, तब वह कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरिल इथेनोलामीन्स कहलाएगा, ठीक है। अब एमिनो ग्रुप में क्या ही चेंजिंग करना है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। इफ आइसोप्रोपिल एंड टी ब्यूटिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन अमीनो ग्रुप, अगर अमीनो ग्रुप में आइसोप्रोपिल और टी ब्यूटिल ग्रुप प्रेजेंट है, देन इट प्रोवाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी टू द अमीनो ग्रुप। तब ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोवाइड करेंगे हमारे अमीनो ग्रुप के लिए। तो यहीं पे आपका 5वां आंसर भी एंड होता है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड सार ऑफ बीटा ब्लॉकर, ये आपका डिफिनेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर और सार ऑफ बीटा ब्लॉकर, ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 6 क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप किया हूँ, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। मतलब यूनिट नंबर 3, 4, 5 का जब हम कवर करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और 3, 4, 5 गैस पेपर 2 मार्क्स, अभी ये सारी चीजें कवर करनी है तो सारी चीजें कवर कराई जाएंगे, ठीक है। बस आप लोग ट्रस्ट करके एस फार्मा के साथ जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर अब 7 की बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि 6 को उस वाले पार्ट में डाला गया है। व्हाट इज कैटाकोलामिन्स एंड राइट इट्स बायोसिंथेसिस। कैटाकोलामिन्स क्या होते हैं और इनकी जो बायोसिंथेसिस होती है ना, ये जान लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैटाकोलामिन्स और इनके बायोसिंथेसिस बहुत देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैटाकोलामिन्स की डिफिनेशन जानेंगे। ये कैटाकोलामिन्स होते क्या है, तो नाम से मतलब देखा जाए तो इनके नाम में इनकी डिफिनेशन छुपी हुई है, ठीक है। ये जो कैटोल रिंग होती हैं, जब उन्हीं में एक अमीन या तो देखा जाए साइड से अमीन का चैन जब वो ऐड हो जाते हैं ना कैटोल रिंग में, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैटाकोलामिन। तो ओवरऑल इट इज ए मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब एडरेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है ये। तो ये मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इन विच कैचुअल रिंग इज प्रेजेंट, जिसमें कैचुअल रिंग प्रेजेंट होता है विद साइड चैन अमीन। लेकिन क्या है, उन्हीं के साइड से एक अमीन की भी चैन लगी होती है, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं कैटाकोलामिन्स। यहाँ पे कैचुअल रिंग है, बगल में अमीन भी साइड में चैन ऐड हुई है, ठीक है। अब जब दोनों आपस में ऐड होते हैं तो कैटाकोलामिन्स बनता है, ठीक है। ये बेंजीन है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे अल्टरनेट करके लगा है। इतना आपका क्लियर हुआ।
अब इसका हमको मेन डिस्कस करना था बायोसिंथेसिस। अब बायोसिंथेसिस तो बहुत ही आसान है, ये कैसे कैसे इनका सिंथेसिस हुआ है इसको भी जान लेते हैं। द बायोसिंथेसिस टेक प्लेस इन एड्रेनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सीएनएस। हमारे सीएनएस में ये एड्रेनर्जिक और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स पे ही बनते हैं। इन सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स इन द एएनएस एंड इन एड्रेनल मेडुला। और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में देखेंगे तो एएनएस और एड्रेनल मेडुला में आपको ये देखने को मिलेगा। पहला बात तो ये है। अब इनकी सिंथेसिस कैसे हुई है, पहले हम लोग स्ट्रक्चरली देखेंगे, उसके बाद थियोरेटिकली देखेंगे। स्ट्रक्चरली आप लोग देखिए केवल अच्छी निगाहों से, बाकी थियोरेटिकली अभी आपका क्लियर तो हो जाएगा कि ये इनका सिंथेसिस कैसे हुआ है। ठीक है, बस आपको वीडियो थोड़ा कंसंट्रेट माइंड से ध्यान से देखिए, तब जाके आपका डाउट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फेनिलानीन है ये पहला। ठीक है, फेनिलानीन जो है, जब ये फेनिलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ तो ये कन्वर्ट हुआ टायरोसिन में। अब ये टायरोसिन, जब टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है डोपा में। अब जब डोपा कन्वर्ट हुआ डोपामीन में, तो कौन से एंजाइम से, डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये डोपा जो है डोपामीन में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो डोपामीन है, ये डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हुआ नॉर एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनलिन में। अब एन मेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन हमारा बन गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये कैटाकोलामीन्स ही है। ठीक, अब इधर आप लोग, हाँ इतना तो क्लियर हुआ। बाकी हम लोग नेक्स्ट में अब इसके थियरी में बात किया था ना, थियरी देखूंगा। कैटाकोलामीन की डिफिनेशन क्लियर हुई, बात सिंथेसिस हमारी चल रही है। अब इसकी थियरी देख लेते हैं, यहीं पे आपका पूरा डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट देखिए। फेनिलानीन गेट हाइड्रोलाइज इनटू टायरोसिन। सबसे पहले क्या है, फेनिलानीन जो है हमारे लीवर में वो हाइड्रोलाइज हो जाती है टायरोसिन में। टायरोसिन गेट हाइड्रोलाइज इनटू डोपा बाय द एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। अब जो ये टायरोसिन है ये हाइड्रोलाइज होती है डोपा में, और किस एंजाइम के प्रेजेंस में, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में। और ये कहाँ होता है, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, डोपा कन्वर्ट इनटू डोपामीन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपा डीकार्बोक्सिलेज। अब ये जो डोपा है ये कन्वर्ट हो रहा है डोपामीन में, और किस एंजाइम के हेल्प से, डोपा डीकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस से। ठीक है, इन विच CO2 रिमूव्ड, इसमें क्या है, CO2 रिमूव्ड हो रहा है इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। और ये भी कहाँ हो रहा है, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में ही। अब उसके बाद डोपामीन मतलब फर्स्ट कैटाकोलामीन फॉर्म। सबसे पहले डोपामीन जब बना तो वो पहला कैटाकोलामीन वहीं से बनना स्टार्ट हो गया। ओवरऑल देखा जाए मतलब डेरिवेटिव आपको देखने को मिल रहा है। डोपामीन इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एड्रेनलिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में डोपामीन कन्वर्ट हुआ नॉन एड्रेनलिन में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप आता है, नॉन एड्रेनलिन गेट कन्वर्ट इनटू एड्रेनलिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फेनिल इथेनोलोमेन। ठीक है, मतलब एन मेथिल ट्रांसफरेज के एंजाइम के प्रेजेंस में नॉन एड्रेनलिन जो है ये कन्वर्ट हो रहा है एड्रेनलिन में। ठीक है, तो फाइनली हमारा कैटाकोलामीन रिंग बन के आ गया है। ठीक है, तो हमको यही पढ़ना था, इसका बायोसिंथेसिस और ये डिफिनेशन वगैरह पढ़ना था, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और जल्द ही हम आपसे मिलेंगे इसके पार्ट सेकंड में। तो वीडियो के, अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये जो नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन है, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पार्ट सेकंड वाला 3, 4, 5 यूनिट वाला, ये सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, एस फार्मा पे ट्रस्ट करके एस फार्मा के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।